काव्या अपनी माँ नंदिता के साथ अपने खेतों में अपने बैलों को लेकर जुताई कर रही है। काफी देर हो चुकी थी। तब नंदिता एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और खाने का डब्बा खोलकर काव्या को आवाज देते हुए कहती है, अरे ओ काव्या बेटी, आज जरा खाना खा ले। बहुत देर हो गई है, भूख लगी होगी। और बैल को भी छाव में बांध दे, थोड़ा आराम कर लेगा वो। अपनी माँ की बात सुनकर काव्या बैल को लेकर आती है, उसे छाव में बांध देती है और थोड़ा सा चारा डाल देती है। फिर वो अपनी माँ के साथ बैठकर रोटी और सब्जी खाने लगती है और साथ ही बातें करती है। माँ, इस बार हम हमारी खेतों में बहुत मेहनत करेंगे और देखना, हमारी फसल बहुत अच्छे से तैयार होगी। हाँ काव्या बेटा, मैं जानती हूँ कि तू तो बहुत मेहनती है और तू अपनी मेहनत से हर बार की तरह इस बार भी अच्छी फसल ही लाएगी। वैसे अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो तुझे इतनी धूप में इतना काम नहीं करना पड़ता। कोई बात नहीं माँ, अगर पिताजी का प्रेम हमारे नसीब में नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ तो मेरे साथ ही है। काव्या और नंदिता आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं और फिर खेतों में हल जोतने के लिए लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और काव्या अपने खेतों में बहुत मेहनत कर रही थी। जल्दी काव्या की फसल लहलहाने लगी। काव्या अपनी लहलहाती फसल को देखकर बोली, देखो माँ, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हमने इसे बेचकर बीज के लिए कुछ पैसे रख देंगे और बाकी में घर में राशन भर लेंगे ताकि हम साल भर में सुकून से खा सके। तू सही कहती है बेटा, हम गरीबी को तो बस ये फसल साल भर की रोजी रोटी होती है। वे दोनों ही बात कर रही थी कि तभी अचानक तूफान आने लगा और धीरे धीरे तूफान की रफ्तार बढ़ने लगी। ये देखकर काव्या बोली, माँ, लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। चलो चलो, हमें घर चलना चाहिए। अब काव्या और नंदिता अपने बैल को लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में तूफान तेज हो गया था। तूफान के साथ साथ अचानक तेज बारिश होने लगी। आंधी, बारिश और तूफान में वे तीनों भीग गए। देखते ही देखते वे घर पहुँचे। काव्या ने बैल को बांध दिया और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरी तरह भीग चुके थे दोनों। वे दोनों ने कपड़े बदले और नंदिता बिस्तर पर लेटकर रजाई ओढ़ ली। काव्या ने दोनों के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई और अपनी माँ के साथ खिचड़ी खाकर वो भी सो गई। अगली सुबह जब काव्या उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ को तेज बुखार था। फिर वे अपनी माँ से बोली, ये क्या माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम्हारे लिए दवाई लानी होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर काव्या बाहर निकली और अपने बैलों को चारा डालने के लिए आगे बढ़ी तो देखा कि उसका बैल मर चुका है। ये देखकर काव्या घबरा गई और दौड़कर अपनी माँ के पास गई और सारी बातें बताते हुए बोली, माँ, हमारा हमारा बैल मर गया है। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। नंदिता भी बहुत दुखी हुई। फिर काव्या अपनी माँ की दवाई लाने के लिए निकल पड़ी। उसने दवाई खरीदी और तभी उसे रास्ते में अपने खेतों की याद आई। काव्या अपने आप से बोली, पता नहीं माँ, उस तूफान में मेरे खेतों का क्या हुआ होगा। ऐसा करती हूँ कि मैं जाकर देख लेती हूँ। यही सोचकर काव्या अपने खेतों पर जाती है तो देखती है कि पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो चुके थे। अब काव्या रोती हुई वापस अपनी माँ के पास आ जाती है तो देखती है कि नंदिता का बुखार तेज हो चुका है। काव्या उन्हें बुखार की दवाई दे देती है और कहती है, माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। बेटा, डॉक्टर के पास जाने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है ना। हमारे पास तो खाने के लिए भी खाना नहीं है और तू खेत तो देखकर आई ही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आंधी तूफान के बाद हमारे खेत भी बर्बाद हो गए होंगे। हाँ माँ, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जमींदार से थोड़ा पैसा उधार मांग कर लाती हूँ। हम अगली फसल पर उसे लौटा देंगे। वो तो ठीक है काव्या बेटा, लेकिन तुझे तो पता है कि
जमींदार कितना लालची है, वो बिना अपने स्वार्थ के क्यों पैसे उधार देगा। हाँ, मैं एक बार जाकर बात तो करूं। यही सोचकर काव्या अपने घर से निकलती है और जमींदार के पास जाती है। जमींदार के पास जाकर उससे पैसे उधार मांगती है तो जमींदार कहता है, देख काव्या, तुझे तो पता है कि मैं बिना फायदे के किसी को एक दमड़ी भी नहीं देता। अगर तुझे कर्ज चाहिए तो मुझसे शादी कर ले, फिर तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा और कभी वापस नहीं लूंगा। जमींदार जी, मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आप मुझसे सौदा करने लगे। कान खोलकर सुन लीजिए आप कि मैं मरते दम तक आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। तब जमींदार अपने आप से कहता है, काव्या, तुझे पता नहीं कि गरीबी कितनी बुरी चीज है। आज नहीं तो कल तुझे मेरी बात माननी होगी। दूसरी तरफ काव्या अपने घर की तरफ जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, जमींदार ने कर्जा देने से मना कर दिया। माँ की भी इतनी तबीयत खराब है, अगर माँ का इलाज नहीं हुआ तो शायद वो बच नहीं पाएगी। मेरा बैल भी मर गया है और मेरे खेत भी बर्बाद हो गए हैं। अब मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, मुझे तो मर जाना चाहिए। यही सोचकर काव्या भागते हुए गांव के किनारे वाले कुएं पर पहुंची। वो कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहां खड़ा बैल काव्या से कहता है। काव्या बोलने वाले बैल को देखकर चौंक जाती है और रुक जाती है। फिर वो कहती है, हे अनोखे बैल, तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझे आत्महत्या से क्यों रोका? तुम नहीं जानते कि मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। तुम चिंता मत करो, तुम अपने जीवन की समस्याएं मुझे बताओ और मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सचमुच तुम मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हो? हाँ, मैं कोई मामूली बैल नहीं, मैं जादुई बैल हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा, परंतु तुम मुझसे कोई सवाल मत करना। हाँ, लेकिन समय आने पर तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। काव्या बैल की बात समझ जाती है और वो उस बैल को लेकर अपने घर आ जाती है। नंदिता काव्या को देखकर घबराते हुए कहती है, काव्या बेटा, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और तू ये किसका बैल लेकर आई है अपने साथ? नंदिता के ऐसा कहते ही बैल के माथे से रोशनी निकलती है और नंदिता की आंखों में पड़ती है और नंदिता बिल्कुल ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है और फिर कहती है, अरे ये तो कोई जादूगर और कोई चमत्कारी बैल लगता है। ये तुझे कहाँ से मिला? अब काव्या अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये सुनकर नंदिता भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन नंदिता, काव्या और वो बैल को लेकर खेत पहुँचती है और काव्या कहती है, देख रहे हो बोलने वाले बैल, हमारी ये खेत किसी जमाने में हरे भरे हुआ करते थे, लेकिन तूफान आने के बाद हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हम फिर से खेती करनी होगी। अच्छा, मैं समझ गया कि खेती करने के लिए खेत को जितना जोतना भी होगा, आप दोनों पेड़ की छांव में बैठ जाओ, मैं अकेले ही पूरा खेत जोत दूंगा। बैल के ऐसा कहने पर नंदिता और काव्या पेड़ के नीचे बैठकर देखने लगती है कि बैल खेतों में जाता है और सारे खेतों की जुताई करने लगता है। थोड़ी देर में वो पूरे खेत जोत देता है और आकर कहता है, जोतने का काम तो मैंने कर दिया है, अब चलो खेतों में बीज लगा देते हैं। काव्या बैल के साथ मिलकर खेतों में बीज लगा देती है और फिर काव्या, वो बैल और नंदिता तीनों घर आ जाते हैं। धीरे धीरे फसल उगने लगती है। वे तीनों अपने खेतों में और अपनी फसल पर काम करते हैं। कभी पानी देते हैं तो कभी घास फूस हटाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद फसल लहलहाने लगती है और उन लहलहाती फसल को देखकर नंदिता कहती है, देख रही हो काव्या बेटा, हमारी फसल कितनी अच्छी तैयार हुई है। इस बार हम अपनी फसल को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। हाँ माँ,
मैं कल ही कुछ मजदूरों से बात करके कटाई का काम शुरू करवाती हूँ। ऐसा कहकर नंदिता और काव्या अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमींदार का एक आदमी जमींदार को बताता है। जमींदार जी, आपने मुझे काव्या के खेतों का हाल चाल पूछा था। काव्या के खेतों में बहुत अच्छी फसल ले आ रही है। कालिया की बात सुनकर जमींदार मन ही मन सोचता है, अगर काव्या ने इस फसल की कटाई करके उसे बेच दिया तो उसे पैसों की कमी नहीं होगी और वो फिर कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। यही सोचकर जमींदार कालिया से कहता है। देख कालिया, इससे पहले कि वो अपनी फसल काट कर बेचे तो पूरी फसल को चोरी से काट कर शहर में ले जाकर बेच दे और उससे जो पैसे आए वो तू खुद ही रख लेगा। ये सुनकर कालिया बहुत खुश हो जाता है और आधी रात को कालिया अपने 3-4 आदमियों को लेकर जाता है और सारी की सारी फसल काट लेता है और काट कर चोरी कर लेता है। अगले दिन जब काव्या अपने बैल के साथ अपने खेतों पर पहुंचती है तो खेत में अपनी फसल को गायब देखकर हैरान रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो बैल आगे आकर कहता है, रो मत काव्या, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जादुई बीजों का पता बता सकता हूँ। जादुई बीज? आखिर क्या जादू होगा उस बीजों का और वो कहाँ मिलेंगे? चिंता मत करो काव्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उन जादुई बीजों के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर बैल आगे आगे चलने लगा और काव्या उसके पीछे पीछे। ऐसे ही काफी देर हो गई। काव्या थक चुकी थी। तब वो बैल कहता है, काव्या, तुम काफी थक चुकी हो, ऐसा करो मेरे ऊपर बैठ जाओ, जादुई बीज की गुफा बस पास ही है, हम पहुँचने वाले हैं। अब काव्या बैल की पीठ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में दोनों गुफा के सामने पहुंचते हैं। तब बैल कहता है, देखो काव्या, हम जादुई बीजों के पास पहुंच गए, मेरे साथ अंदर चलो। काव्या अंदर जाती है तो देखती कि वहाँ ढेर सारे नीले बीज बिखरे पड़े हैं जो हीरे की तरह चमक रहे हैं। ये देखकर काव्या बहुत खुश होती है। तब वो बैल कहता है, काव्या, यही है जादुई बीज, ऐसा करो इन बीजों को उठाकर अपने पास रख लो। काव्या बैल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो आगे बढ़ती है और उन बीजों को उठाकर अपने दुपट्टे में बांध लेती है और फिर काव्या को लेकर वहाँ से निकल जाती है। काफी देर चलने के बाद वो लोग आपस में काव्या के खेतों में आ जाते हैं। अब बैल काव्या से कहता है, काव्या, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो। बैल के कहने पर काव्या उन बीजों को अपने खेतों में बो देती है। वो बीज अपने आप ही मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तब काव्या कहती है, बीज तो हमने बो दिए हैं, अब हमें पानी भी तो डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, पानी डालने की कोई जरूरत नहीं, यह जादुई बीज हैं, इन्हें लगा देना काफी है, चलो अब घर चलते हैं। बैल के ऐसा कहने पर काव्या और बैल दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। काव्या अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश होती है। अगले दिन काव्या, नंदिता और बैल तीनों खेतों पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि फसल तैयार हो चुकी है। ये देखकर काव्या और नंदिता हैरान रह जाती है। नंदिता कहती है, हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया? काव्या, तुमने कल ही फसल के बीज लगाए थे और आज ही फसल तैयार भी हो गई। हाँ, यही तो इन जादुई बीजों का जादू है कि फसल अगले दिन ही तैयार हो जाती है। तुम इस फसल को कल काट कर बेच सकती हो। काव्या और नंदिता ये बात सुनकर खुश हो जाती है और गांव में ये बात तेजी से फैल जाती है कि काव्या के खेतों में एक ही दिन में फसल पककर तैयार हो गई है। ये बात जमींदार तक भी पहुंचती है। जमींदार अपने आदमी को बुलाकर उससे कहता है, काव्या की फसल एक ही रात में तैयार हो गई, तो उसे आज ही काट कर बेच दो ताकि वो अपनी फसल न बेच पाए। जमींदार के ऐसा कहने पर उसके आदमी रात को फसल काट लेते हैं, लेकिन अगले दिन फसल फिर से उतनी ही बड़ी हो जाती है। काव्या और नंदिता इस बात से बहुत खुश थी। धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई बीजों के बारे में बात होने लगती है। जब ये बात उस राज्य के राजा तक पहुंचती है तो राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मैं भी उस रहस्यमयी बैल से मिलना चाहता हूँ जिसने जादुई बीजों का पता बताया और उसे उस लड़की को अभी राज दरबार में बुलाया जाए। मंत्री राजा की बात सुनकर काव्या के घर जाता है और कहता है,
तुम्हें और तुम्हारे जादुई रहस्यमयी बैल को महाराज ने अभी राज दरबार में बुलाया है। ऐसा कहकर मंत्री नंदिता, काव्या और बैल तीनों को लेकर राज दरबार पहुँचता है और काव्या से कहता है, है लड़की, क्या तुम्हारा बैल सचमुच चमत्कारी है और क्या जादुई बीजों की बात सच है? जी महाराज, ये बैल चमत्कारी भी है और जादुई बीजों का पता भी इसी ने बताया था। याद रखना लड़की, अगर ये बैल ज्यादा चमत्कारी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें और इस बैल दोनों को हमेशा के लिए कारावास में डाल दूंगा। बैल यदि तुम चमत्कारी हो तो मुझे इस राजमहल का कोई भेद बताओ। महाराज, जिस खजाने को आप बरसों से ढूंढ रहे हैं वो आपके दादाओं और उनके दादाओं ने इस राज्य के काली मंदिर के पीछे वाली जमीन में छुपा कर रखा है। वहाँ आप खुदाई करवाइए, आपको खजाना मिलेगा। राजा बैल की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो काली मंदिर के पीछे खुदाई करवाता है और उसे खजाना मिल जाता है। और फिर बैल कहता है, इस राज्य के लगे हुए राज्य के राजा को आपने संधि का प्रस्ताव भेजा था, उसने आपकी संधि मंजूर कर ली है, बस उसका दूत खबर लेकर आता ही होगा। बैल ऐसा ही कह रहा था कि तब वहाँ दूत संधि का संदेश लेकर आ जाता है। और फिर बैल कहता है, आप अपना एक कीमती हीरा ढूंढ रहे हैं जो गुम हो गया है। वो हीरा आपको महारानी के पलंग के नीचे मिलेगा। राजा महारानी को भेजकर हीरा ढूंढवाता है और उसे हीरा भी मिल जाता है। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि यह बैल सचमुच में चमत्कारी है। राजा उस बैल से कहता है, बैल, तुम तो सचमुच चमत्कारी हो। तुम ऐसा करो कि तुम राजमहल में ही रह जाओ। महाराज, मेरा जादू तो केवल इस लड़की के साथ है, मैं इसके बिना यहाँ नहीं रह सकता। बैल और राजा की बातें राजकुमार भी सुन रहा था। राजकुमार काव्या पर पहले ही मोहित हो चुका था। वो तुरंत ही अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ। इस तरह काव्या मेरी धर्मपत्नी बन जाएंगी और उनका बैल भी यहीं रह जाएगा। राजा हाँ कह देता है। काव्या भी राजकुमार को पसंद करने लगी थी, इसीलिए राजकुमार और काव्या की धूमधाम से शादी हो जाती है और काव्या राजमहल में रानी बनकर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बैल काव्या के कमरे में आता है और कहता है, काव्या, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, कल अमावस्या है, कल तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बैल, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर बैल अपनी आंखों से नीली रोशनी निकालता है, जिससे कि एक फूल बन जाता है और वो काव्या के हाथ में आ जाता है। फिर बैल कहता है, राजमहल में एक जादूगर आएगा, तुम्हें उस जादूगर को ये फूल शरबत में डालकर पिलाना है। आखिर क्यों तुम उस जादूगर को ये फूल पिलाना चाहते हो? काव्या, तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत करना, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। काव्या बैल की बात मान लेती है। अगले दिन राजमहल में एक बड़ा जादूगर आता है। राजा उसका भव्य स्वागत करते हैं। तभी काव्या अपने हाथों से शरबत बनाती है और उसमें वो फूल मिला देती है। फिर वो शरबत लेकर काव्या राजमहल में जाती है और अपनी तरफ से जादूगर को वो शरबत पेश करती है। जादूगर शरबत को पी लेता है। शरबत पीते ही वो जलने लगता है और थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो जाता है। राजा हैरान रह जाता है। जादूगर के जलने के बाद राजा अपने असली रूप में आ जाता है और वो मंत्री बन जाता है और बैल राजा बन जाता है। ये देखकर सारा राज दरबार हैरान रह जाता है। काव्या भी हैरान रह जाती है। काव्या कहती है, ये क्या, तुम राजा कैसे बन गए? दरअसल मैं ही राजा हूँ। राजपाट के लालच में मेरे मंत्री ने मुझे जादूगर की सहायता से बैल बना दिया था और खुद मेरा रूप धरकर राज कर रहा था। बैल बनकर मैं बरसों जंगल में भटकता रहा। फिर एक बार मुझे एक साधु मिले और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं किसी तरह इस राजमहल में पहुंचकर अमावस्या के दिन उस जादूगर को ये फूल पिला दूं, जिससे सब कुछ अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम्हारी मदद से मैं यहाँ इस राजमहल तक पहुँच सकूं। और आज मेरा कार्य पूरा हुआ। ऐसा कहकर राजा मंत्री को कारावास में डलवा देता है। राजकुमार भी बरसों बाद अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होता है और इसी तरह अब राजा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।